लद्दाख के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामने आई है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता सोनी। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ योर लॉर्डशिप्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 न्यू रेगुलेशंस नोटिफाई किए हैं लद्दाख के लोगों के लिए। इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसके लिए पहले ये जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया और एक यूनियन टेरिटरी बन गया विदाउट लेजिस्लेचर। जम्मू एंड कश्मीर को भी एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया और लद्दाख को भी एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर होगा, दैट मीन्स वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा। लेकिन लद्दाख में सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होगा, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी। तो वहाँ के लोगों में काफ़ी कंसर्न्स थे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी। उन्हें इस चीज़ की चिंता थी कि यहाँ डिसीजन मेकिंग को लेकर कोई भी सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे। तो इसी चीज़ को चलते हुए 6 साल से वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2025 में न्यू रेगुलेशंस लेकर इस चीज़ को सॉल्व आउट करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं इन न्यू रेगुलेशंस के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले जॉब रिजर्वेशन के अंदर डोमिसाइल के बेसिस पर क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। 5 न्यू रेगुलेशंस के नाम हैं। पहला है सिविल सर्विसेज डोमिसाइल एंड रिक्रूटमेंट रेगुलेशन, जो डोमिसाइल के बेसिस पर आपको जॉब दिलाएगा। सेकंड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स, जिसमें डोमिसाइल ऑब्टेन करने के लिए एक सर्टिफिकेट जो है वो एक तहसीलदार जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो इशू करेगा और इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट बताया गया है, डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तीसरी रेगुलेशन का नाम है रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन, मतलब जॉब्स के अंदर और एकेडमिक परसूट्स के अंदर रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा इसको हम अभी डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज का रेगुलेशन। इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स इंडिजीनियस लैंग्वेजेस ऑफ द रीजन। एंड नेक्स्ट हिल काउंसिल अमेंडमेंट। एक हिल काउंसिल अमेंडमेंट हुआ है जिसमें विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। इसमें भी 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व की गई है। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 एक एक रेगुलेशन को। पहली है लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। मतलब डोमिसाइल के बेसिस पर आपका रिक्रूटमेंट किया जाएगा सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए। अब इसमें डोमिसाइल जो है वो कब माना जाएगा? सबसे पहली कंडीशन, या तो आप 15+ ईयर्स से लद्दाख में रिसाइड कर रहे हो, या फिर आपने लद्दाख में 7+ ईयर्स के लिए पढ़ाई की हो और क्लास 10th या 12th आपने लद्दाख से पास की हो, या फिर चिल्ड्रन या स्पाउसेस हैं डोमिसाइल के और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सर्विंग 10+ ईयर्स इन लद्दाख रीजन। तो उनके चिल्ड्रन और स्पाउसेस जो हैं फैमिली कनेक्शन के थ्रू भी आपको डोमिसाइल का स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा। ये 3 क्राइटेरिया है, या तो रेजिडेंस का क्राइटेरिया हो गया, या फिर एजुकेशन का क्राइटेरिया हो गया, या फिर फैमिली कनेक्शन का क्राइटेरिया हो गया। इन्हीं तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको डोमिसाइल का स्टेटस मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डोमिसाइल का स्टेटस कौन ग्रांट करेगा, कौन सर्टिफिकेट इशू करेगा इस चीज़ के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेकंड रेगुलेशंस जो हैं सिविल सर्विसेज डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स, इनमें ये बताया गया है लोकल अथॉरिटी दैट इज तहसीलदार जो है वो ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और अगर इसकी अपील करनी है तो अपीलेट अथॉरिटी कौन होगा? डेप्यूटी कमिश्नर। और इसका प्रोसीजर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन है रिजर्वेशन दी है
लद्दाख के लोगों के लिए। पहले अर्लियरली 50% ही रिजर्वेशन मिलती थी जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन अब इस 50% रिजर्वेशन को इंक्रीज करके 85% रिजर्वेशन कर दी है। और ये रिजर्वेशन किन किन को दी गई है? SC, ST, OBC एज वेल एज अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। और साथ ही साथ इसमें 10% ऑफ EWS क्राइटेरिया को भी एक्सक्लूड किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज 95% रिजर्वेशन दिया जा रहा है अगर हम EWS क्राइटेरिया को भी इंक्लूड करें तो। 85% तो इनको प्लस 10% EWS क्राइटेरिया को। और यहाँ पर इस 50% कैप को अब इंक्रीज करके 85% प्लस 10%, दैट इज टोटल 95% रिजर्वेशन दे दिया गया है लद्दाख के लोगों के लिए। और यहाँ पर रिजर्वेशन जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एक्सटेंड किया जाएगा रिजर्वेशन। नेक्स्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू भी एंड पुर्गी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये 5 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किया गया है, एज वेल एज कुछ लैंग्वेजेस को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा, कुछ रीजनल लैंग्वेजेस को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर लद्दाख की लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा रहा है इस रेगुलेशन के थ्रू, जो कि लद्दाख के लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड थी। और लास्ट रेगुलेशन है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अमेंडमेंट रेगुलेशंस। हिल डेवलपमेंट काउंसिल रेगुलेशंस जो हैं वो बेसिकली ले और कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स पे अप्लाई करती है। यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है विमेन को रोटेशनल बेसिस पर। 1997 के अंदर ऑलरेडी ये एक्ट था, इसी को अमेंड करके अब यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है विमेन के लिए। अब इन रेगुलेशंस की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं कि इन रेगुलेशंस की क्या सिग्निफिकेंस है, तो 2019 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसके वजह से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का पॉलिटिकल स्टेटस बिल्कुल चेंज हो गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जम्मू एंड कश्मीर को विथ लेजिस्लेचर मिल गया था, दैट मीन्स MLAs हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन लद्दाख के पास सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। लद्दाख के लोगों को लगा देयर इज नो MLAs, नो इलेक्टेड गवर्नमेंट, नो अकाउंटेबिलिटी, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशंस निकाली। तो गवर्नेंस गैप यहाँ पर मौजूद उन्हें लगा। इन रेगुलेशंस के थ्रू यहाँ जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया गया है, लोकली विमेन को एम्पावर करने की रेगुलेशंस हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया गया है इन रेगुलेशंस के थ्रू। लेकिन अगर हम इन्हें डिटेल में समझें तो दिमाग में ये बात आता है कि क्योंकि ये रेगुलेशंस जो हैं ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, इन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं दी गई है, तो ये रेगुलेशंस जो हैं ये कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है और रिवोक भी कर सकती है। इनको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं दी गई है, क्योंकि रेगुलेशंस कौन बनाता है? आर्टिकल 240 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जिन भी यूनियन टेरिटरीज के अंदर कोई लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ के लिए रेगुलेशंस बनाने की प्रोम्युलगेशन पावर बेसिकली प्रेसिडेंट के पास है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं देकर एक लिमिटेड प्रोटेक्शन दिया गया है। ये रेगुलेशंस कभी भी रिवोक की जा सकती है या फिर मॉडिफाई की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। और साथ ही साथ लद्दाखीज क्या डिमांड कर रहे थे? क्या ये रेगुलेशंस के थ्रू लद्दाख लोगों की जो भी डिमांड्स थी क्या वो फुलफिल हो पाई है? सबसे पहले वो ये एक फैक्ट है कि ओवर 90% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो बेसिकली ये चाहते थे कि शेड्यूल 6 बेसिकली 6 शेड्यूल के अंदर इनका इंक्लूजन हो जाए ताकि इनको भी एक
पावर मिल सके अपने खुद के लिए लॉज बनाने के लिए। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं देकर सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशंस के थ्रू यहाँ गारंटी दी गई है। तो लद्दाखीज को चाहिए था उनके जॉब्स, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनकी गवर्नेंस प्रोटेक्ट हो सके। 6th शेड्यूल क्या कहता है? आर्टिकल 244 अप्लाइज 6th शेड्यूल टू ट्राइबल एरियाज। 6th शेड्यूल में बेसिकली ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई जाती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज वेल एज रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती है। ये काउंसिल्स जो है इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं विथ रिगार्ड टू लैंड, फॉरेस्ट, इन सब के लिए लॉज बनाने की पावर होती है इन काउंसिल्स के पास। और यहाँ पर फाइनेंशियल अथॉरिटी भी होती है, वो चाहे तो कहाँ टैक्सेस लेवाए करने हैं, कहाँ पर रेवेन्यू अप्लाई करना है, कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, ये सारी पावर्स इन काउंसिल्स के पास होती है। तो लद्दाख के लोगों की यही डिमांड थी कि इन्हें भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। लेकिन इन रेगुलेशंस में क्या मिसिंग था? डिस्पाइट प्रोटेस्ट, लद्दाख वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर एक लिमिटेड एग्जीक्यूटिव सेफगार्ड ही दिया गया है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग विच वॉज प्रोवाइडेड बाय दीज रेगुलेशंस। सो अगर हम यहाँ लूप होल्स की बात करें तो यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं दी गई है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू रेगुलेशंस बनाई गई हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। Secondly, they are not enforceable in the court of law. लूप होल नंबर 2 की बात करूं तो कोई लैंड ओनरशिप नहीं दी गई है। जैसे कि यहाँ लद्दाख के लोग चाहते थे कि नॉन डोमिसाइल ओनर्स हैं उन्हें लद्दाख में कोई भी हक नहीं मिले लैंड खरीदने का, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। इसका मतलब है आज भी अगर कोई पर्सन लद्दाख में नहीं रह रहा है तब भी वो लद्दाख में लैंड बाय कर सकता है। लेकिन लद्दाख के लोगों के लिए ये बहुत ही इकोलॉजिकली इम्बैलेंस क्रिएट करने वाली सिचुएशन थी जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि यहाँ पर लैंड ओनरशिप पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगे। नेक्स्ट, there is no legislative autonomy which was given because they wanted themselves to be included in the 6th schedule ताकि उन्हें legislative authority मिल सके। लेकिन यहाँ पर कोई legislative autonomy नहीं मिली है उन्हें। women का representation positive है but insufficient लगता है। और यहाँ पर क्योंकि 6th schedule के अंदर यहाँ पर इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है तो इनके पास कोई पावर नहीं है लॉज बनाने की, रेवेन्यू कलेक्ट करने की कोई पावर नहीं है। एंड लैंग्वेज पॉलिसी भी एम्बिगुअस है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज तो कर दिया है, स्टेटस तो दे दिया है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है कोई रोड मैप नहीं प्रोवाइड किया है, ना ही जुडिशरी के थ्रू, ना ही एजुकेशन के थ्रू, और कोई गवर्नेंस भी नहीं प्रोवाइडेड है। देयर इज़ नो क्लियर रोड मैप फॉर यूज़ इन एजुकेशन, जुडिशरी और गवर्नेंस। तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, लेकिन इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से प्रमोट करना है, इसका कोई रोड मैप नहीं दिया गया है। तो करंट सिचुएशन क्या है? पॉजिटिव स्टेप्स की बात करें तो हाँ, जॉब रिजर्वेशन दे दिया है लोकल्स के लिए, लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज भी किया गया है, विमेन को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है और कल्चर को भी एक्नॉलेज कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, 6th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है इन्हें, लैंड ओनरशिप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, इनको 6th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं करते हुए इनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स भी नहीं है, और इनके इकोलॉजिकल सेफगार्ड के लिए भी कोई प्रोविजंस नहीं बताया गया है इन रेगुलेशंस को लेकर। सो व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट? तो बेसिकली लद्दाख को अगर आप 6th शेड्यूल में एंट्री दे देते हैं तो फिर जाकर समझ में आता है कि उनके ये कंसर्न्स पूरी तरीके से सॉल्व आउट हो पाएंगे।
enforce land ownership restrictions to protect locals and ecology. लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश करें लद्दाख के लिए भी, लद्दाख के लोगों के लिए भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, और यहाँ लोकल काउंसिल्स को भी एम्पावर किया जाए लेजिस्लेटिव और टैक्सेशन पावर्स देकर. लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन के लिए क्लियर प्लान्स बनाए जाए रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि गवर्नेंस के अंदर स्मूदर फंक्शनिंग हो सके. क्योंकि लद्दाख की आइडेंटिटी और इकोलॉजी दोनों ही यूनिक और प्रेशियस है. टेम्पररी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस. ये सिर्फ टेम्पररी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, जो ये रेगुलेशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का सब्सटीट्यूट नहीं है. सो पीपल ऑफ लद्दाख डिजर्व जेन्युइन ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. It's time for India to strengthen safeguards and empower Ladakh meaningfully. आपको क्या लगता है, क्या ये regulations sufficient है या लद्दाख के लोगों को और पावर देनी चाहिए, इनके इंटरेस्ट को और प्रमोट और प्रोटेक्ट करना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही लीगल एक्सप्लेनर्स के लिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.